टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 12 मार्च 2021 के टॉप करंट अफेयर्स। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और ऐसे रेगुलर बेसिस पे मॉर्निंग में 7 बजे के आसपास करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए। बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए यहाँ पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है तेलंगाना में। आपको ये बताना है कि तेलंगाना की राजधानी क्या है और तेलंगाना का गठन कब हुआ था। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछता रहूँ इससे रिलेटेड, जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देख लीजिए इससे जुड़े यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट्स। यह पावर प्लांट एनटीपीसी के द्वारा तेलंगाना के रामागुड्डम में शुरू किया जाएगा और इसकी क्षमता 100 मेगावाट होगी। ठीक है, एनटीपीसी के द्वारा 100 मेगावाट की ये परियोजना शुरू की जा रही है। देश में एनटीपीसी की कुल क्षमता है यहाँ पे देख लीजिए 64,880 मेगावाट। और ये अगर यहाँ पे एग्जाम में आपसे पूछता है कि एनटीपीसी का आपका फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी, एनटीपीसी की स्थापना कब की गई थी? 17 नवंबर 1975 को। मुख्यालय अगर पूछता है आपका एनटीपीसी का कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक अगर इस समय प्रेजेंट टाइम में पूछा जाए एनटीपीसी का, तो गुरदीप सिंह जी हैं। तो यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट बन सकते हैं मैं वो सारे कोशिश करता हूँ कि कवर करूँ। तो अगर आप 10-15 मिनट की वीडियो एक देखते हैं तो आपका कम से कम डेली बेसिस पे 40 से 50 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। और अगर रेगुलर बेसिस पे आप 40 से 50 क्वेश्चन देखेंगे तो एक महीने बाद देखेंगे कि ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे याद होती जाएंगी और रिपीट होती जाएंगी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि पूरी वीडियो ध्यान से देखा करिए और वीडियो देखने के बाद बताया करिए कि इसमें कमी क्या है और इसमें आप लोगों को अच्छा क्या लगता है। कमी ज़रूर बताया करिए जिससे ये मैं अपने अंदर जो इस वीडियो में मैं कमी कर रहा हूँ उसको दूर कर सकूँ। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे। हाल ही में OECD ने अपना अंतरिम आर्थिक आउटलुक प्रकाशित किया है। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विकास दर क्या है? तो OECD के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विकास दर यहाँ पे अनुमानित की गई है वो है 12.6%। इसके बाद देख लेते हैं इससे एक्स्ट्रा फैक्ट्स। वित्तीय वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था 12.6% की दर से बढ़ेगी, इसने कहा है। OECD का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसकी अगर OECD की स्थापना पूछे कि कब की गई है, तो ये की गई है 30 सितंबर 1961 को। ठीक है, ये आपकी फ्रांस की एक ऑर्गेनाइजेशन है और जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, और OECD का फुल फॉर्म आपको मैं बता ही चुका हूँ। अगर ये पूछता है यहाँ पे कि सेक्रेटरी जनरल कौन है इसके, तो यहाँ पे इनका नाम है जोस एंजेल गुर्रियर। ठीक है, उसके बाद सदस्य देशों की संख्या कितनी है इसमें और इस वाले OECD में, तो सदस्य देशों की संख्या है 37। और अगर पूछता है कि सबसे लास्ट जो कंट्री इसमें ज्वाइन हुई है वो कौन है, यानी कि 37th कंट्री कौन है, तो कोलंबिया है। OECD में 37 कंट्री हैं, 37वीं कंट्री कोलंबिया है। और इसने भारत की जो आर्थिक यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर बताई है 2022 की, वो 12.6% बताई है। इसको आप याद रखिएगा, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन AIP तकनीक रखने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। AIP तकनीक को किसके द्वारा प्रशिक्षण कराया गया है यहाँ पे? तो ये कराया गया है आपका DRDO द्वारा। यह आपका DRDO की नवल मैरिटियल रिसर्च लेबोरेटरी है, इसके द्वारा। डिफेंस DRDO फुल फॉर्म अगर आपसे पूछता है तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना की गई 1958 में। ठीक है, DRDO की स्थापना की गई है 1958 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। और अगर पूछा जाए कि DRDO के इसमें प्रमुख कौन है, तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी हैं DRDO के यहाँ पे प्रमुख। क्योंकि DRDO हो गया, इसरो हो गया, इन सबसे क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट बनता ही है सभी एग्जाम्स में, तो इसको आप ध्यान से देख लिया करिए। और 1-2 दिन 4 दिन पे ये सारी चीज़ रिपीट भी होंगी, तो रिपीट जब होंगी 2-4 बार आप देखेंगे तो आपको खुद ब खुद वो चीज़ें याद हो जाएंगी। बस प्रमुख क्या है, प्रमुख कुछ दिनों में बदलते रहते हैं, कुछ दिनों में या सालों में, तो प्रमुख के ऊपर थोड़ा सा निगाह बना के रखा करिए। बाकी मुख्यालय आपका हो गया, फुल फॉर्म हो गया, स्थापना हो गया, ये सारी चीज़ें तो सेम रहती हैं, तो वो सारी चीज़ें तो 1-2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली में, स्थापना हुई थी 1958 में। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म है। प्रमुख है इस समय के डॉक्टर जी सतीश रेड्डी।
इसके बाद देख लीजिए जो अभी एआईपी का यहाँ पे तकनीक का मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट किया गया है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन। ठीक है, इस तकनीक के प्रयोग से पनडुब्बियों को बहुत कम सतह पर आने की आवश्यकता होती है, यानी कि पनडुब्बियों को ऐसे लड़ाई के दौरान, हमले के दौरान थोड़ा सा सतह पे आके ही वो गहराई में जाके उतना सतह मतलब नीचे रह के हमला नहीं कर पाती हैं। तो उसके लिए उसको ऊपर आना पड़ता था सतह पे। जब सतह पे आएंगी पनडुब्बी तो पनडुब्बी का मतलब कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलेगा, सब उसको देख लेंगे। पनडुब्बी का मतलब होता है कि पानी के अंदर रहते हुए हमला कर सके। तो जो एआईपी ये डेवलप किया गया है उसमें पनडुब्बियों को ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है सतह पे, नीचे से ही वो हमला कर सकती हैं। तो सोच सकते हैं कितनी ये लाभदायक होगी भारत के लिए। भारत के अलावा एआईपी तकनीक किसके किसके पास है? चीन के पास है, रूस के पास है, जर्मनी के पास है, स्वीडन के पास है, फ्रांस के पास है और स्पेन के पास है। यानी कि भारत के अलावा आपके पास 2, 4, 2, 6 कंट्री के पास और हैं ये तकनीक, और ये 7वीं कंट्री बनी है भारत जिसके पास एआईपी तकनीक आई है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि यानी कि PMSSN बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह किस प्रकार की रिजर्व कोष है? तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये आपका सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसको शुरुआत किसने किया। तो यहाँ पे है PMSSN। अभी मैं आगे इसका फुल फॉर्म भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये क्या है यहाँ पे, मतलब किस प्रकार की ये रिजर्व कोष है? तो यहाँ पे देख लीजिए, सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड है। मतलब कि ये सिंगल है और ये कभी लैप्स नहीं होगी, मतलब ये समाप्त नहीं होगी अगर उसमें पैसे कुछ कम भी होते हैं तो भी। यानी कि एकल गैर व्यक्तिगत रिजर्व कोष है ये। इसके बारे में देख लेते हैं। यह वित्त वर्ष के खत्म होने से इसमें मौजूद राशि लैप्स नहीं होगी। यानी कि जैसे कि आप देखते होंगे कि आपके अकाउंट में अगर मिनिमम अमाउंट से कम है तो वित्त वर्ष खत्म होने पे वो उसमें से कट कर लेते हैं बैंक वाले, तो ऐसा नहीं होगा, इसमें नॉन लैप्सेबल है। इसके बाद इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। इस कोष का निर्माण स्वास्थ्य और शिक्षा उपकरण के से प्राप्त राशि से किया जाएगा। यानी कि स्वास्थ्य क्षेत्र से और शिक्षा क्षेत्र से जो राशि आएगी गवर्नमेंट के पास, उसका उपयोग इसमें किया जाएगा। और PMSSN को लागू करने और उसके रख रखाव की जिम्मेदारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की होगी। यानी पे यहाँ पे पूछ सकता है कि PMSSN किसके अंतर्गत काम करेगा? तो ये यहाँ पे आपका आ जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अब आपका यहाँ पे एक काम बनता है, जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जाके आप इसका आंसर दीजिएगा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के इस समय हेड कौन है। ठीक है, ये किसके अंडर में, मतलब किस सांसद के अंदर में इसको, मंत्री के अंदर में ये अंडर में रखा गया है। PMSSN का फुल फॉर्म देख लीजिए, यहाँ पे है प्राइम मिनिस्टर स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। प्राइम मिनिस्टर, PM से प्राइम मिनिस्टर हो गया, S से हो गया आपका स्वास्थ्य, और S सेकंड S से हो गया आपका सुरक्षा, और N से हो गया निधि। तो सिंपल सा है, प्राइम मिनिस्टर स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत में सैटेलाइट मैन के रूप में किसे याद किया जाता है? सैटेलाइट मैन के, यहाँ पे मिसाइल मैन नहीं पूछा है आपसे, सैटेलाइट मैन पूछा है। मिसाइल मैन पूछता तो आपका डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद जी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सैटेलाइट मैन पूछा है तो इसको ध्यान से देखिएगा। कभी कभी आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन देख के आप कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें आप गलत करके आ जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखा करिए इस टाइप के क्वेश्चन को। तो देख लीजिए, प्रसिद्ध स्पेस वैज्ञानिक, और यहाँ पे है प्रसिद्ध स्पेस वैज्ञानिक, उनका नाम है प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव। इनको सैटेलाइट मैन के नाम से जाना जाता है, उडुपी रामचंद्र राव। ठीक है, ये आपका NTPC में आया हुआ ये क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगला यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के लॉन्च को सुपरवाइज इन्होंने ही किया था। यानी कि उडुपी रामचंद्र राव ने भारत के जो पहली उपग्रह यहाँ पे सैटेलाइट भेजी गई थी आर्यभट्ट 1975 में, उसको सुपरवाइज करने वाले उडुपी रामचंद्र राव जी ही थे। इन्होंने 1984 से 1994 तक इसरो के अध्यक्ष के रूप में काम किया है। यानी कि यहाँ पे देख लीजिए, इतने दिनों तक ये इसरो के अध्यक्ष रहे हैं, 1984 से लेके 1994 तक। 2013 में प्रोफेसर राव सैटेलाइट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने थे। सैटेलाइट अगर पूछता है कि सैटेलाइट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले कौन से भारतीय हैं, तो वो हैं प्रोफेसर, यहाँ पे देख लीजिए, उडुपी रामचंद्र राव जी। ठीक है, गूगल ने 10 मार्च 2021 को अपने गूगल डूडल, जो आप देखते होंगे कोई स्पेशल अगर दिन होता है तो गूगल अपने होम पेज पे एक डूडल चलाता है जिससे उनको श्रद्धांजलि देता है। तो गूगल ने 10 मार्च 2021 को अपने गूगल डूडल के माध्यम से प्रोफेसर राव को 89वां जन्म दिवस उनका मनाया था। इनको देख लीजिए,
1976 में पद्म भूषण दिया गया था और 2017 में पद्म विभूषण से ये नवाजे जा चुके हैं। तो जब इन्होंने आर्यभट्ट का लॉन्चिंग किया था उसके एक साल बाद इनको दिया गया था पद्म भूषण 1976 में। 1975 में इन्होंने लॉन्च किया था इसको। उसके बाद अभी 2 साल 3 साल पहले 2017 में पद्म विभूषण दिया गया है 2017 का। अगर आपसे पूछ लेता है कि किस इसरो साइंटिस्ट को 2017 में पद्म विभूषण दिया गया है तो यही हो जाएंगे उडुपी रामचंद्र राव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स यानी कि FIAF द्वारा किस भारतीय अभिनेता को पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो FIAF के द्वारा आपको अमिताभ बच्चन जी को यहाँ पे पुरस्कार देने के लिए यहाँ पे घोषणा की गई है। अब अमिताभ बच्चन के बारे में देख लेते हैं। अमिताभ बच्चन को फिल्म विरासत के संरक्षण के लिए उनके समर्पण और योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। FIAF का फुल फॉर्म यहाँ पे है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स। ठीक है, FIAF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1938 में। ठीक है, FIAF का मुख्यालय कहाँ पे है ये आपका काम है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। FIAF का मुख्यालय कहाँ पे है? जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बोलता हूँ कि इसका आंसर दिया करिए कमेंट बॉक्स में, उसको जरूर दिया करिए, जिससे कम से कम आप इस चीज़ से जुड़े रहेंगे और नॉलेज बढ़ेगी आपकी रेगुलर बेसिस पे। अगला देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड सूची में किस बैंक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो जाहिर सी बात है यहाँ पे SBI भारत का सबसे बड़ा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, इसको यहाँ पे सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बारे में देख लेते हैं ये क्या है। डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड कई डिजिटल मापदंडों को पर वाणिज्यिक बैंकों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। SBI डेबिट कार्ड के सबसे बड़े जारीकर्ता के रूप में भी उभरा है, यानी कि SBI जो डेबिट कार्ड है वो सबसे ज़्यादा मतलब जारी करने वाली के रूप में उभरा है, सामने आया है। SBI की स्थापना अगर पूछा जाए तो 1 जुलाई 1955 है। SBI का पहले का क्या नाम था ये आप बताइए मुझे। ठीक है, SBI किसी बैंक का नाम चेंज करके SBI रखा गया था 1 जुलाई 1955 को। तो उस बैंक का क्या नाम था जो इसके पहले इसका नाम था? मुख्यालय इसका है मुंबई में। और अगर पूछा जाए चेयरमैन कौन है इसमें प्रेजेंट टाइम में, तो चेयरमैन है SBI के दिनेश कुमार खरा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे ओला से। ओला आपका जान ही रहे हैं कि आप बुक करते हैं कार या बाइक, उससे आप कहीं भी जाना होता है तो उस तरीके से जो आप ट्रैवल करने के लिए इसका यूज करते हैं, तो वही चीज़ है। और ओला यहाँ पे देख लीजिए, ओला भारत में सबसे बड़ा दोपहिया विनिर्माण संयंत्र लगाने वाला है। ये कहाँ पे लगाने वाला है? तो ये तमिलनाडु में लगाने वाला है, कृष्णगिरी जिले में, तमिलनाडु के कृष्णगिरी जिले में ओला दोपहिया विनिर्माण संयंत्र लगाने वाला है, यानी कि दोपहिया वाहनों के निर्माण के लिए संयंत्र लगाने वाला है। ये कहाँ पे लगाने वाला है? तमिलनाडु के यहाँ पे कृष्णगिरी जिले में। इसके बारे में देख लेते हैं ओला के बारे में। ओला की स्थापना हुई थी 2010 में। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे 2 लोगों के द्वारा की गई थी ओला की स्थापना, भावना अग्रवाल और अंकित भाटी के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्था ने अपनी योजना 2030 डिजिटल कंपास योजना जारी की है? तो 2030 डिजिटल कंपास योजना यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन इसको कह सकते हैं, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, इसने जारी की है। सदस्य देश हैं टोटल 27, मुख्यालय है ब्रुसेल्स और ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर हो चुका है, अब ये यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं रहा है। तो प्रेजेंट टाइम में 27 यहाँ पे देश हैं यूरोपीय संघ में। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। ठीक, अगर आपसे पूछता है ब्रिटेन क्या यूरोपीय संघ का सदस्य है, तो नहीं है, वो अपने आप को यूरोपीय संघ से अलग कर चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 देशों ने संयुक्त चंद्र मिशन शुरू करने के लिए एक ग्रह संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो हाल ही में इन लोगों ने चंद्र मिशन के लिए 2 देश हैं, चीन और रूस, इन दोनों देशों ने साथ में मिलकर यहाँ पे चंद्र मिशन यानी कि चांद का मिशन इन लोगों ने करने के ऊपर डील पे हस्ताक्षर किया है। और यहाँ पे देख लीजिए चांद का जो स्पेस एजेंसी है और यहाँ पे रूस का जो स्पेस एजेंसी उसके बारे में मैं बता दूं। चीन की है CNSA यानी कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रोस्कोसमोस। ठीक है, रोस्कोसमोस रूस की है और चाइना की है चाइना यानी कि CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है, जैसे जापान का पूछ लेता है, फ्रांस का पूछ लेता है, तो उस तरीके से चीन और रूस का भी पूछ सकता है, क्योंकि ये जो स्पेस एजेंसीज़ हैं वो फेमस है, तो इसके बारे में पूछ सकता है और न्यूज़ में रही हैं, तो इसके लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है। रोस्कोसमोस ये आपका रसिया का है और चाइना का CNSA। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास किया? तो अंतरिक्ष में ये
सैन्य अभ्यास करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। इसका नाम है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी आप सभी को पता है पेरिस है। इसके बारे में देख लेते हैं। फ्रांस ने पृथ्वी की कक्षा में विश्व शक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच अपने उपग्रहों के साथ साथ अन्य रक्षा उपकरणों पर हमला करने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास किया। यानी कि इन लोगों ने जो विश्व में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है अंतरिक्ष के क्षेत्र में, उसको देखते हुए ये इन लोगों ने वहाँ पे भी अपना अभ्यास शुरू कर दिया अंतरिक्ष में, कि कैसे वहाँ पे अंतरिक्ष में अगर लड़ाई होती है तो कैसे की जाए। फ्रांस के यहाँ पे राष्ट्रपति आप सभी को पता है, काफ़ी फेमस हैं ये। इन्होंने अभी एक बिल भी पास किया अपने देश में, तो बताइएगा वो बिल क्या है। राष्ट्रपति हैं यहाँ के इमैनुअल मैक्रों, और यहाँ फ्रांस की जो मुद्रा है वो है यूरो। ठीक है, तो ये हो गया आज के यहाँ पे वीडियो के टॉप क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आप लोगों को आज के क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर पसंद आते हैं तो रेगुलर बेसिस पे आप जुड़े रहिए, और यहाँ पे मैं गारंटी लेता हूँ अगर अगले 6 महीने तक लगातार आप यहाँ पे जुड़े रहते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपके करंट अफेयर वाली चीज़ काफ़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे आप 30 से 40 क्वेश्चन आप रेगुलर पढ़ेंगे 15 मिनट के अंदर। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसे रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।